नमस्कार, वंदे मातरम। सबसे पहले जानकारी के रूप में आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 का वेटरन न्यूज़लेटर जारी कर दिया गया है। यह रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसमें ECHS एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से संबंधित बदलाव और नई सुविधाओं की जानकारी शामिल है। यह बताया गया है कि ECHS की सेवाओं में किस तरह का विस्तार किया गया है और नए केंद्र कहां-कहां खोले जाएंगे। इसके अलावा ESAM एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी पुनर्स्थापन से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गई हैं। साथ ही सशस्त्र बलों के फ्लैग डे फंड के उपयोग के तरीके पर भी प्रकाश डाला गया है। चलिए अब इस न्यूज़लेटर पर नजर डालते हैं। यह न्यूज़लेटर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विभाग द्वारा दिसंबर महीने के लिए जारी किया गया है। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का संदेश शामिल है, जो खास तौर पर इस न्यूज़लेटर की शुरुआत करता है। उसके बाद दोस्तों, रक्षा मंत्री जी का संदेश दिया गया है, जो इस न्यूज़लेटर का एक और महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद न्यूज़लेटर में ECHS एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी गई हैं। यहां सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RCPCs और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PCs टाइप्स की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से रीजनल सेंटर्स और पॉलीक्लिनिक्स कहां स्थित हैं। यह जानकारी आपको बेहतर समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा राज्यवार ECHS लाभार्थियों का विस्तृत आंकड़ा भी प्रदान किया गया है। इसके बाद हाल ही में ECHS द्वारा उठाए गए कदमों रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ ECHS का विवरण दिया गया है। इसमें घर घर दवाइयां पहुंचाने की योजना, ई-सेहत जैसी होम डिलीवरी स्कीम और एक नई मोबाइल ऐप जैसी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। ये सभी पहलें ECHS लाभार्थियों के जीवन को और भी आसान बनाने के उद्देश्य से की गई है। यह सारी जानकारी यहां दी गई है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। इसमें कैटेगरी एंड ग्रोथ के अनुसार किस प्रकार से वितरण किया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद ECHS एक्सपेंशन के तहत यह बताया गया है कि नए ECHS केंद्र कहां-कहां बनाए गए हैं। इसके साथ ही मैन पावर की स्थिति और विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध मानव संसाधन के बारे में भी विवरण दिया गया है। आगे बढ़ते हुए यहां 23 नए पॉलीक्लिनिक्स की सूची दी गई है, जिनके निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह सूची उन नए पॉलीक्लिनिक्स की है जो जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इन सभी जानकारियों का उद्देश्य ECHS सेवाओं को अधिक सुलभ और व्यापक बनाना है। यहां पूरी सूची दी गई है, जिसमें उल्लेख है कि कौन कौन सी जगहों पर नए पॉलीक्लिनिक्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा ECHS एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन ऑफ पॉलीक्लिनिक्स की जानकारी भी उपलब्ध है, जहां मौजूदा पॉलीक्लिनिक्स को उन्नत किया जाएगा। इसके आगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट DGR द्वारा साझा की गई जानकारी शामिल है। DGR के तहत उपलब्ध स्कोप और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन OROP योजना से संबंधित जानकारी भी दी गई है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 2015 में इस योजना को लागू किए जाने के बाद से अब तक इस पर 1,24,000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा योजना के महत्व और इसके माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। ये जानकारी यहां दी गई है दोस्तों। इसके साथ ही वन रैंक वन पेंशन OROP का रिवीजन भी हो चुका है और इसका विवरण इस न्यूज़लेटर में दिया गया है। बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में इस योजना पर कुल 1,24,974 करोड़ खर्च किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई है, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के योगदान से संचालित होती हैं। इसमें बताया गया है कि इस फंड का उपयोग कहां-कहां किया गया है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स के तहत दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम्स, पेंशनरी ग्रांट, ऑनरफन ग्रांट और डिसेबल चाइल्ड ग्रांट जैसी योजनाओं का विवरण भी दिया गया है। इनमें से
किन किन ग्रांट्स में बढ़ोतरी की गई है यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस न्यूज़लेटर में यह सारी महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से उपलब्ध हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कैसे पीसीडीए और रिकॉर्ड ऑफिस कभी-कभी पेंशनर्स को उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं। जी हां, ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए पेंशनर्स को उचित जानकारी या सहयोग नहीं देते। ऐसी स्थिति में आपको ही सतर्क और जागरूक रहना होगा। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आप सही जानकारी रखते हैं और उचित तरीके से कार्रवाई करते हैं तो चाहे रिकॉर्ड ऑफिस इनकार करे या पीसीडीए असहमति जताए, वे आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। चलिए अब इसी से जुड़ा एक पीपीओ और लेटर देखते हैं। यह मामला एक सिपाही रैंक के पेंशनर का है जो 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनका नाम गुरप्रीत सिंह है। उनके पीपीओ को एलरो 5 के अनुसार जारी किया गया है, यानी उनके पेंशन फिक्सेशन को हवलदार रैंक के मानकों के आधार पर तय किया गया है। इस पीपीओ के माध्यम से और जानकारी पर नजर डालें। यह कॉरिजेंडम नंबर 5 है। अब देखिए, यहां L3 सिपाही के लिए होता है, L4 नायक के लिए और L5 हवलदार के लिए। इस पीपीओ में गुरप्रीत सिंह की पेंशन हवलदार रैंक के अनुसार फिक्स की गई है। इनका बेसिक पेंशन रुपए 21,325 फिक्स किया गया है और यह 1 नवंबर 2017 से लागू किया गया। इसके बाद इस पेंशन में कोई रिवीजन नहीं हुआ। यह पीपीओ 33 जुलाई 2024 को जारी किया गया है, जो OROP 2 लागू होने के बाद और OROP 3 से पहले का है। इस पीपीओ के विवरण से यह स्पष्ट है कि पेंशन फिक्सेशन और इसके बाद के सुधारों में कैसे देरी या प्रक्रिया की जटिलता पेंशनर्स के लिए चुनौती बन सकती है। अब देखिए, गुरप्रीत सिंह जी को जो वर्तमान में बेसिक पेंशन 21,325 रुपये मिली है, जबकि OROP 2 लागू होने के बाद उन्हें 21,782 रुपये मिलना चाहिए था। जब पेंशनर ने इस विषय में ग्रीवेंस डाला तो रिकॉर्ड ऑफिस से जवाब दिसंबर के महीने में आया। 21 दिसंबर 2024 को जब गुरप्रीत सिंह जी ने ग्रीवेंस डाला, तब रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या जवाब दिया? पीसीडीए ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए गलत पेंशन जारी किया। अब जब पेंशनर ने अपनी आपत्ति उठाई तो रिकॉर्ड ऑफिस ने इस विषय पर जवाब दिया है। यहां देखें, उनके ग्रीवेंस पर रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या लिखा। यहां पर जवाब का विवरण दिया जाएगा। अब देखिए, इस ग्रीवेंस में यह लिखा गया है कि नॉन रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ MSSEP हवलदार ग्रेड के तहत उनका ग्रीवेंस CP ग्राम्स के द्वारा दर्ज किया गया है। ग्रीवेंस के संदर्भ में रिकॉर्ड ऑफिस का जवाब कुछ इस प्रकार है: इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर already in receipt of pension of pay level 5 which is equivalent to MSSEP हवलदार ग्रेड। इसके बाद कॉपी ऑफ पीपीओ नंबर और कॉरिजेंडम नंबर 5, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था, जो स्पर्स के माध्यम से जनरेट हुआ था और आपके लिए अग्रेषित किया गया है। यह आपके आगे की जानकारी के लिए है। कृपया ध्यान दें, रिकॉर्ड ऑफिस इस मामले में पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड ऑफिस पेंशन को सही मानता है और यह कहता है कि आपने जो 21,325 रुपये या 21,000 पेंशन प्राप्त की है, वही कॉरिजेंडम नंबर 5 के तहत सही है। सही है। रिकॉर्ड ऑफिस का काम केवल पे लेवल 5 के आधार पर पेंशन का निर्धारण करना था और वे यही कह रहे हैं कि आपको हवलदार ग्रेड के हिसाब से पेंशन मिल रहा है। हालांकि यदि हम OROP 3 की बात करें तो इस पेंशनर को 22,476 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है कि 21,300 रुपये के आसपास जो पेंशन आपको मिल रही है वही सही है। यह स्थिति दिखाती है कि जब तक पेंशनर्स अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते और पूरी जानकारी नहीं रखते, तब तक वे सही पेंशन से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हर पेंशनर इस प्रकार के मामलों में सतर्क रहे और अपने हक के लिए संघर्ष करता रहे। चलिए अब हम 2025 में हमारे सामने आने वाली संभावनाओं और हकीकतों पर चर्चा करते हैं।
इस साल के दौरान खासकर डिफेंस पेंशनर्स से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनमें से कौन से मुद्दे वास्तविकता में बदल सकते हैं और कौन से शायद सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे। पहला मुद्दा है इक्वल एमएसपी। इस समय इसका स्थिति क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है और अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। जनवरी महीने से इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जवानों के पक्ष में कोई सकारात्मक निर्णय आ सकता है, लेकिन यह संभावना कि 2025 में यह केस पूरी तरह से निपट जाएगा और फैसला आ जाएगा, उतनी मजबूत नहीं है। बहरहाल वर्तमान स्थिति यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह केस अब दर्ज हो चुका है और इसकी सुनवाई जारी रहेगी। हमें उम्मीद है कि अपेक्स कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। अब अगला मुद्दा है एसीपीसी का गठन और 8वें पे कमीशन का गठन। क्योंकि 2025 साल अंतिम वर्ष है और अगर 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ तो यह एक बड़ा अन्याय होगा। ऐसे में 2025 में यह पूरी संभावना है कि सरकार 8वें पे कमीशन की गठित करेगी। मैं यहां बात कर रहा हूं उसकी गठन की, न कि उसे लागू करने की। एक कमेटी का गठन होना पूरी तरह से संभव है और अगर यह नहीं हुआ तो कोई और विकल्प भी लागू हो सकता है। तो सरकार 2025 के भीतर नेशनल इंक्रीमेंट का भी गठन कर सकती है। अगला मुद्दा है उन पेंशनर्स का जो 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर होते हैं। वे अपना अगला दिन का इंक्रीमेंट नहीं ले पाते। हालांकि मान्य कोर्ट के आदेश के तहत कुछ पेंशनर्स को यह इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन जो कोर्ट केस कर रहे हैं और जीत रहे हैं, केवल उन्हीं को यह फायदा मिल रहा है। नेशनल इंक्रीमेंट को सब पर लागू करने पर सरकार अब भी विचार कर रही है और मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है। ऐसे में यह संभावना है कि 2025 में इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और नेशनल इंक्रीमेंट बिना कोर्ट केस के सबको मिल जाए, यह संभव हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। 2025 में इस पर कुछ निर्णय हो सकता है। अब चौथा मुद्दा है एडिशनल पेंशन 5%, 10%, 15%। इसे पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी ने पास किया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह एक बार वापस हो चुका है और नकारा भी किया गया है। इसके बावजूद अभी भी विचार चल रहा है। हालांकि इसके 2025 में लागू होने की संभावना बहुत कम है। अगला मुद्दा है 18 महीने का डीएडीआर। इसे आप फिलहाल केवल एक ख्वाब ही मान सकते हैं। यह एक जायज मांग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब तक यह केवल ख्वाब ही है। यदि 2025 में यह 18 महीने का डीएडीआर लागू हो जाता है तो यह एक बड़ी बात होगी। चलिए, अब अगला मुद्दा है ओआरओपी 3 की विसंगतियां। ओआरओपी 3 में कई विसंगतियां हैं और हो सकता है कि 2025 में कुछ विसंगतियां सही हो जाएं, लेकिन ओआरओपी 3 की सभी विसंगतियां दूर करना संभव नहीं लगता है। तो इस पर पूरी तरह से समाधान आने की संभावना 2025 में कम है। मुद्दा है प्री 2006 को एमएसपीएस। जब तक कोई कोर्ट केस नहीं होता और मान्य कोर्ट से सरकार को इस पर फैसला नहीं मिलता, तब तक सरकार एमएससीपीएस 2006 के पुराने पेंशन को नहीं देने वाली है। इस वजह से 2025 में यह मुद्दा भी शायद केवल एक ख्वाब ही रह सकता है कि जो एडिशनल पेंशन 79 साल की उम्र के पेंशनर्स के लिए है, वो इस विषय पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला मुद्दा है 79 साल पर 20% पेंशन का जो विचार हो रहा है, यानी यह पेंशन 80 साल पूरा होने पर नहीं बल्कि 79 साल पर दी जाए। इस पर मान्य कोर्टों से पहले ही निर्णय आ चुका है, लेकिन फिलहाल यह पेंशन मंत्रालय में विचाराधीन है। इसके बाद कम्यूपेशन 12 से 11 साल का मुद्दा है। आपको पता ही होगा कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चल रहे केस को खारिज कर दिया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर 80 के आदेश पर स्टे लगा रखा है। फिर भी कोर्ट केस अभी भी चल रहे हैं। यदि बीच में यह मामला मान्य सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से कोई ठोस फैसला आता है, तो भी इसके लागू होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसे वॉलंटरी करार दिया था।
कोर्ट ने यह माना कि यदि कोई पेंशनर इसे लेना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से ले सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इसके बाद अगला 10वां मुद्दा है डीए डीआर में वृद्धि। क्या आगे डीए और डीआर में अधिक बढ़ोतरी हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 2016 से डीए और डीआर बढ़ोतरी का फार्मूला बदल दिया गया है, जिसके कारण अब बढ़ोतरी के लिए हमें जनवरी 2025 और जुलाई 2025 में 2 दौर मिलेंगे। हालांकि पिछले अनुभवों से यह उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ोतरी 3% से ज्यादा नहीं होगी। तो इस साल भी डीए और डीआर में उतनी ही सामान्य वृद्धि की उम्मीद है जितनी पिछली बार हुई थी, यानी लगभग 3% से 4% तक। इससे ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस कम हैं। 2025 में भी यह बढ़ोतरी काफी सीमित रहने की संभावना है। अंतिम जानकारी के रूप में पेंशन मंत्रालय ने 2024 की उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है। 29 दिसंबर को जारी की गई इस प्रेस रिलीज में 2024 में पेंशन मंत्रालय ने जो प्रमुख कार्य किए हैं उनकी जानकारी दी गई है। इस रिलीज में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 2024 के अंत में किए गए कामों का विवरण शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत पेंशन मंत्रालय द्वारा निर्धारित 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि इन लक्ष्यों को कैसे पूरा किया गया। साथ ही पेंशन मंत्रालय ने डिजिटल प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान के सफल कार्यान्वयन की भी जानकारी दी है, जिसमें पेंशन भोगियों को डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के प्रयासों पर भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा पेंशन मंत्रालय ने रक्षा पेंशन भोगियों के लिए सीजीडीए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के साथ समन्वय की जानकारी दी, जो कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया को सुधारने और पेंशन भोगियों की मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इन सभी पहलुओं को पेंशन मंत्रालय ने 2024 की उपलब्धियों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया है। और यदि आपको इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को आगे स्क्रॉल करके उन बिंदुओं को देख सकते हैं जो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो। आपने बहुत अच्छे तरीके से 2024 में पेंशन मंत्रालय की उपलब्धियों और कार्यों को साझा किया है। पेंशन अदालतों का गठन और अन्य सुधारात्मक कदम पेंशन भोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार के इन प्रयासों से पेंशन प्रक्रिया में सुधार देखने को मिल सकता है। आपका वीडियो का समापन सकारात्मक और प्रेरणादायक है और यह पेंशन भोगियों के लिए आशा का संकेत हो सकता है। जय हिंद।